एवरीवन वेलकम बैक इन 2023 का आपका एआई का सोल्ड पेपर पार्ट बीएनसी अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। नोट्स अवेलेबल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मोस्ट क्वेश्चन भी उसी में मिल जाएंगे, उसी फोल्डर में। एंड लेट्स स्टार्ट। पीपीटी भी अवेलेबल है वहीं पर ही, ठीक है। वीडियो देख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड यूनिफॉर्म्ड? एक तरीका है, इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको समझो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पे आओ, गेट द नोट्स, सर्चिंग में आओ। यूनिफॉर्म ये होता है, इन इनफॉर्म्ड ये होता है, ठीक है। ब्लाइंड ये होता है, इनफॉर्म्ड ये होता है। ये देखो, समझो, हर एक चीज को डिटेल में अच्छे से लेवल पे एक्सप्लेन कर रखा है। सो इट्स सिंपल गाइस। ओके, बैक टू द क्वेश्चन अगेन। तो या इन्फॉर्म्ड इज काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च, जो अपने फंक्शन यूज करते हैं अपन, ताकि किसी भी करंट स्टेट से गोल स्टेट पे पहुंचे तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट अपन निकाल सके। अनइन्फॉर्म्ड होता है कि आपको पता नहीं होता, ब्लाइंडली बस सर्च करते जाते हो। तो इन्फॉर्म्ड के अंदर ए स्टार, ग्रेडी, हिल, बीम सर्च ये काम में आते हैं। और अनइन्फॉर्म्ड के अंदर आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये सब होते हैं, पढ़ो एग्जाम में, इंटरव्यूज में एंड प्लेसमेंट्स में भी पूछे जाते हैं ये सब। ह्यूरिस्टिक होता है, ब्लाइंड होता है, ये सब चीजें हैं, एक बार आप रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ बहुत सारी क्या है वेरिएबल्स है, उसके अंदर वैल्यू ऐसी क्या अप्लाई करूं कि जितने भी मैंने कंस्टेंट्स बनाए हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाए। दैट इज योर CSP प्रॉब्लम। ओके, सो basically set of object whose state must be satisfy the number of constant and limitation. So CSP are used in AI for modeling problems like scheduling, planning and resource allocating. So these are the some लेटर्स। ओके, यूनिक लेटर्स है अपने पास, एग्जांपल कीजिए। और ये डिजिट है जो इनके अंदर कोई ना कोई अप्लाई करनी है। कंस्टेंट क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम में दे रखा है EAT एंड टैट को जोड़ोगे तो एप्पल बनेगा। इसके अंदर क्या कंस्टेंट होगा कि हर डिजिट की कोई सिंगल वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी। दूसरा, ए कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये 5 डिजिट का हो गया, ये 4 का है और ये 3 का है। तो इसमें ऐड कैसे होगा? 4 + 3 डिजिट ऐड होगी तब जाके 5 डिजिट का नंबर बनेगा। सो दिस इज द थिंग। ओके, यूनिक होना चाहिए, एक आंट इक्वल भी, ठीक है। एडिशन मस्ट रेस्पेक्ट डिजिट बाय डिजिट, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। देर इज ए कैरी बिटवीन ई एंड टी, जैसे कि आपका EAT है, ठीक है। और आपका फिर होगा THAT होगा। ओके, so this implies carry with, and the T must be 9. Why we are saying? Because it is a proper carry, we can say. तो या हमने बहुत सारे उसमें आप वैल्यूज निकालोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस। जब इस नंबर को आप इससे जोड़ोगे तो आप ये वैल्यू गेन करोगे। तो हमने कैसे फाइंड आउट करा? टी की वैल्यू 9 हमने गेट करी सबसे पहले, एंड ऑन दैट बेसिस ए और ए की वैल्यू अज्यूम करके निकाली, ठीक है। एंड फिर अज्यूम करके हमको नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फाइनली अभी वी गेट दिस काइंड ऑफ एक टेबल, जिससे हमें पता चलता है इसको इससे ऐड कर दूंगा तो ये नंबर बन जाएगा, और आप ऐड भी कर लेना, ये नंबर बन भी जाता है। सो दैट्स द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ CSP। आपको एग्जांपल लेना है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो एंड इसको सॉल्व करके आना है। व्हाट इज द रीजनिंग डायरेक्शन मोर सुटेबल ह्यूरिस्टिक इन द गेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन द गेम ऑफ चेस बैकवर्ड रीजनिंग डायरेक्शन इज मोर सुटेबल एज द ह्यूरिस्टिक कंपेयर टू द फॉरवर्ड चेनिंग। के केस में बैकवर्ड की रीजनिंग डायरेक्शन तो अच्छी होती है क्योंकि ये कुछ जस्टिफाई करता है चीज़ों को, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी सर्च स्पेस को, उसको अच्छी कर देता है। गोल डायरेक्टेड नेचर होता है, यानी कि चेस प्लेयर टिपिकली एम टू वर्क द बैकवर्ड फ्रॉम द डिजायर्ड गोल। ओके, तो डिजायर्ड गोल की ओर भगता है वो। प्रूनिंग होती है, कुछ अनवांटेड वो चीज होती है, ब्रांचेस और स्टेप्स होते हैं, उनको हटा देता है। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन होते हैं, लाइक बैकवर्ड रीजनिंग लेंड्स इटसेल्फ वेल to use of heuristic evaluation function that estimate the desirability of the different positions based on the feature like piece mobility, control of the key square and king safety, like this। एग्जाम्पल लर्निंग बाई डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्री को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक ईच एंड एवरीथिंग इनटू द ML आपने देख भी लिया होगा, एग्जाम्स में भी आया था आपने। सो बहुत मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों को परफॉर्म करने का इनटू द मशीन लर्निंग।
So they work by the recursively splitting the dataset into the subset based on the value of the best attribute, choosing a special metric like information gain, gain ratio, Gini index, ये सब यूज करके ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच नोड के अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, फिर वो उसका आउटकम जो होता है यस या नो में होता है, ठीक है। या फिर आप डिपेंडेंसी होती है, क्या हो रहा है, क्लासीफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर फॉर द न्यू हर मतलब हर नोड पे कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है कि ये जाना है कि ये जाना है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए डिसीजन ट्री। तो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो आप, गिनी इंडेक्स एंड गेन रेशियो ये सब है। इससे बढ़िया आप मैंने नोट्स के अंदर जाना, उसके अंदर डिसीजन ट्री दे रखा है, वो अच्छे से पढ़ लेना, या मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये हमने 2024 के पेपर में भी देखा था, एंड इन दिस वी आल्सो कैन सी। तो प्रोपोजिशनल आल्सो नोन एज बुलियन लॉजिक, सिंपल लॉजिक होते हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर करने पड़ते हैं, लाइक एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, इम्प्लाइज हो गया, इफ एंड ओनली इफ वाला हो गया, ओके। लाइक अगर बारिश हो रही है तो ग्राउंड गीला होगा, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है इसके ऊपर। तो दीज आर प्रोपोजिशनल लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज लाइक बेसिकली इसको क्वांटिफायर के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करते हो। सो इट हैज एबिलिटी टू रीजन अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। लाइक जॉन लव्स मेरी, तो आपके पास एक फंक्शन प्रेडिकेट बन गया जो बता रहे जॉन और लव के मेरी के बीच में क्या रिलेशन है, लव का रिलेशन है। क्वांटिफायर हो गया यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, लाइक लव्स एक्स मेरी, सो इट मीन्स हैप्पीनेस आ जाएगी एक्स के साथ। फॉर ऑल ऑफ एक्स, इफ एक्स लव करता है मेरी से, तो एक्स खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। एग्जिस्टेंस की बात करें तो एटलीस्ट वन एक्स जो है वो कम से कम मेरी से, कोई ना कोई तो इस दुनिया में बना होगा जो मेरी से प्यार करेगा। और यहाँ पर सारे ही करते हैं भाई मेरी से प्यार, और सब खुश रहेंगे। तो दिस इज यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। प्रपोजिशनल ट्रू फॉल्स के में ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर कैसे, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स के लिए सिंपल है, आर्ग्यूमेंटल है, नॉट सपोर्टेड, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। क्वांटिफाइड चूज करता है, ये कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशन, ये हाईली एक्सप्रेसिव है, कैन नॉट एक्सप्रेस इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, एक कर सकता है। ट्रू फॉल्स के लिए इस लाइन को हटा दो, ठीक है, यहाँ तक। P belongs to Q होता है, and this is the value of this, ओके। ये फॉर ऑल स्टूडेंट स्टडी इम्प्लाइज करते हैं। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, लास्ट ईयर भी आया था 2024 में, 23 में भी है यही। न्यूरल नेटवर्क कुछ भी नहीं है यार, एक ह्यूमन ब्रेन से बनाया हुआ अपना एक रिकॉग्नाइज पैटर्न है जो आपके डेटा से लर्न करता है और डिसीजंस लेता है। न्यूरॉन्स कुछ भी नहीं है, नोड बोल दो इनको, इनपुट हिडन और आउटपुट लेयर होती है, ईच लेयर अपना अपना काम करती है। न्यूरॉन एक नोड हो गया आपका, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या करता है, एक से ज़्यादा इनपुट रिसीव करता है, इसके ऊपर वेट सप्लाई करते हैं, उनको सम किया जाता है, देन उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाता है, जिसमें सिमोनॉइड, ReLU, टॉन, इस टाइप के फंक्शंस एक्टिवेशन परफॉर्म किया जाता है। लेयर्स होती है 3, ठीक है, वेट्स होते हैं, बायस होते हैं। y इक्वल टू WI(x), कैपिटल X, प्लस में B इज बायस, लाइक एडजस्ट आउटपुट है आपका, इसमें आप एरर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका वेट प्लस में जो भी आपकी वैल्यू रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लर्निंग ये है कि आप न्यूरल से फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कर सकते हो, लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों के बीच में एक्चुअल में और डिजायर्ड में क्या फर्क था वो निकाल सकते हो आप। बैकवर्ड प्रोपेगेशन कर सकते हो, ग्रेडियंट डिसेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन लाइक स्टोचैस्टिक कर सकते हो, एडम ऑप्टिमाइजर कर सकते हो, ट्रेनिंग का इटरेशन कर सकते हो बार बार, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। एप्लीकेशन के इमेज में, इसमें सिंपल। What do you understand by the robotics? How it is helpful in the artificial intelligence? तो डेफिनेशन बात करें रोबोट की, रोबोट इज काइंड ऑफ समथिंग जो ऑटोनोमस हो सकता है, सेमी ऑटोनोमस हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा एंड कैरिड आउट बाय द ह्यूमन होगा। इसके अंदर सेंसर्स होंगे फॉर प्रेसेप्शन के लिए, एक्चुएटर्स होंगे मूवमेंट के लिए, कंट्रोल सिस्टम होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। सेंसर्स, एक्चुएटर एंड कंट्रोल सिस्टम, 3 चीज अप्लाई कर दो, आपका रोबोट तैयार है सर, ठीक है। घर में, मिलिट्री में, हेल्थ केयर में, सब जगह यूज किया जाता है। सेंसर एक्चुएटर होता है, आपके पास कंट्रोल सिस्टम होता है, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन का इंटरफेस रखना है आपको, ह्यूमन इंटरेक्शन रखो बीच बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट की, इंडस्ट्रियल, सर्विस, मोबाइल, ह्यूमनॉइड, स्वॉर्म, ठीक है। स्वॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ द स्मॉल रोबोट्स वर्किंग कोलैबोरेटिवली टू अचीव द कॉमन गोल। हाउ रोबोट इज हेल्पफुल इन AI, लाइक AI की तरफ बात करें तो
एम्बोडाइड हो गया, यानी कि रोबोट प्राइवेट करता है फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर एआई अलाउइंग टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। सेंसर फ्यूजन हो गया, लाइक कैमराज, लीडार, सोनार, जीपीएस। कंट्रोल सिस्टम हो गया आपके कंट्रोल एल्गोरिथम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑप्टिमल कंट्रोल, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम इंटरफेसेस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई कर देता है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट से सीखता जाता है, लाइक डायनेमिक। Human robot interaction HRI, which is advanced in AI, have enabled a more natural interaction between human and robot. So we use the natural language process, natural language processing जो robot को allow करती है understand and response करने के लिए। रियल वर्ल्ड में autonomous health, agricultural, warehouse, disaster response. Let's go with the part 3. Okay, so you have to explain A star and AO star. तो A star हमने लास्ट भी देखा था, बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है जो आपकी शॉर्टेस्ट पाथ को फाउंड करती है टू द गोल, जो आपके जियो फैन दिस। तो देखो आपके पास एक करेक्ट एक स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, ये आपका गोल है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये आप अभी यहाँ पर रिलाई कर रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कॉस्ट है वो तो हो गई आपकी जी ऑफ एन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट है वो एच ऑफ एन, दोनों को ऐड कर देना, एफ ऑफ एन निकल जाएगा। दिस इज ए स्टार। ए स्टार इज काइंड ऑफ एंड एंड और सर्च used to solve problem with the and or tree where achieving the goal may require multiple sub goals. So it is suitable for decomposable problems where the task is split into sub parallel task. Okay, छोटे छोटे टास्क में, जैसे कि इसी पेड़ में इसी ट्री में बहुत सारे और होते ना, बोले कि ये वाला टास्क बेटा तू कर ले, ये तू कर ले, इस तरह से अलग अलग सब कर देना, उसको डिवाइड कर देना। इन द प्लानिंग प्रॉब्लम इफ द रोबोट हैज नेगेटिव एंड manipulate object, it might need to complete the multiple subtasks. For example, for open the door and grab the object. So and करना है and or करना है for the optimal and satisfy all the sub goals. So A O star and greedy के अंदर फर्क क्या है? Guaranteed की shortest path इसके अंदर होगा, heuristic admissible and consistent होगा. Does not guarantee optimal path. We do not have guarantee. Always find the solution if exist. ये यहाँ पर मैं स्टक कर सकता है ग्रेडी के चक्कर में। यूजेस द बोथ पाथ कोस्ट एंड ह्यूरिस्टिक फॉर इन्फॉर्म्ड, लाइक दिस इग्नोर करेगा बात को। तो एडमिसिबल है, नेवर ओवर एस्टिमेट करता है कॉस्ट को। ये ह्यूरिस्टिक में नॉट बी ऑलवेज बी एडमिसिबल। सो efficient in the exploring relevant part due to the cost of this of uncertain part of this. So these are some difference. अगर आपको इसके 5 पॉइंट पता है तो जस्ट उल्टा आपको ग्रेडी में लिख के देना है, बस ये 5 पॉइंट याद कर लो, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देना, ये पॉइंट याद कर लो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये इसके रिगार्डिंग लिख देना। कंक्लूजन यही है, सिंपल। Explain how values are propagated into the game tree using the mini and alpha breeding training. So for this I would like to recommend very good thing how we can do this. So this is simple, like you have to go here and watch this minimax algorithm completely and watch this alpha beta pruning, which is very good. Okay, and also we can go with the numerical as well in some time. So let's go back to the question and पहले तो आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है कैसे क्या होता है, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। आओ देखते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर आपको डायग्राम दे रखा था ABCD, अपन ने लिख दिया इसमें EFGHIJK एलम, इसके अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, दो चीज़ निकालनी है, मिनी मैक्स एंड अल्फा बीटा प्रोनिंग। तो देखो सबसे पहले टॉप वाली को आप बोलोगे, टॉप लेवल को मैक्स, इन दोनों को मिन, ये भी दूसरे लेवल पे तो है तो नीचे, लेकिन है दूसरे लेवल पे एक्चुअली है, तो ये मिनिमम आ गई। फिर तीसरी लेयर आई है ये FGH वाली, CD, और ये वाली ये वापस मैक्स वाली, यानी कि इन दोनों वैल्यू में मैक्स ढूंढो, इसमें मैक्स ढूंढो, इसमें मैक्स, इनमें मैक्स, इनमें मैक्स, इनमें मैक्स, इनमें मैक्स, इनमें मैक्स, ठीक है। अब मिनी मैक्स में क्या होता है, एक हर ब्रांच में आपको ट्रेवर्स करना पड़ता है। अल्फाबेटिक प्रूनिंग में प्रूनिंग करते हैं, यानी कि ब्रांचों को हटा देते हैं, तो आपको कंप्लीट ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता है। सपोज करो कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐसी वैल्यू मिल जाती है कि आपको डी पर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो अपन अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू जाते हैं। तो मिनी मैक्स निकालने का सीधा सिंपल तरीका है कि जितने भी मैक्स लेवल पे है, ये जो मैक्स लेवल पे है ना आपके CD, FGH, JK, L, तो इसका मैक्सिमम निकालो। जैसे C के अंदर 5 और 2 है, तो मैक्सिमम निकला 5, D के केस में 10 है तो 10, ऐसे ही F के केस में 1 था। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है मैक्सिमम का, -इन्फिनिटी। एक चीज़ देख लो, मैक्सिमम का वर्स्ट केस होता है -इन्फिनिटी और मिनिमम का वर्स्ट केस होता है अल्फा, इन्फिनिटी। इन्हीं को आगे जाके अल्फा बोलते हैं और इन्हीं को आगे जाके बीटा बोलते हैं।
ओके। और एक होती है नोड की वैल्यू जो अपन निकालते हैं ये, तो नोड की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू, ये चीज़, तीन चीज़ निकलेगी अल्फा बीटा प्रूनिंग में। फिलहाल मिनी मैक्स में आप मैक्सिमम निकाल लो हर पॉइंट पर, निकल गया। अब एक लेयर का काम हो गया मेरा मैक्सिमम वाला। सेकंड लेयर इससे ऊपर वाली कौन सी, मिनिमम। तो बी ई और हाँ आई पर जो मिनिमम वैल्यू निकली है वो निकालनी है। तो जैसे कि सी और डी पे 5 और 10 निकली थी, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5 10, इन दोनों का मिनिमम कौन सा है, क्योंकि मिनिमम लिखा है, मिनिमम में तो 5 आ गया। ई के केस में एफ का आ गया 1, जी का क्या आ गया 3, इस तीनों में मैक्सिमम 8, इन दोनों में मैक्सिमम 16, इन तीनों में मिनिमम 1, इसका मैक्सिमम 3, इन तीनों में मैक्सिमम 9, इसका मैक्सिमम 2, इन तीनों में मिनिमम 3। तो 5 1 3 मेरे को इसमें मिल गई। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो 5 3 1 में मैक्सिमम कौन सा है 5, तो ए की वैल्यू आ गई 5। तो बस यही ट्रेवर्सल तो करना है यहाँ पर, मैंने भी यही लिखा है यहाँ, कुछ अलग थोड़ी लिख दिया। ठीक है, इजी है। अब चलते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग में। तो दो चीज़ समझो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी अल्फा, मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी बीटा, और नोड की वैल्यू होती है ये 5 10 जो अपन निकालते हैं वो। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग में टॉप टू बॉटम। फिर क्या होता है, बॉटम जाने के बाद आप वापस ट्रेवर्स करके ऊपर आते हो, फिर इस वाले में आते हो, फिर इधर वैल्यू चेंज करते हो। तो आओ देखते हैं यार, देख के पता चलेगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये वाला डायग्राम देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अल्फा बीटा प्रूनिंग में अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ ट्रेवर्स करी मैंने, बी पर आया, सेम वैल्यू है क्योंकि अभी मेरे पास इसकी वैल्यू ही नहीं भाई। तो सी पर आए, वही मैक्सिमम परफॉर्म होता है यहाँ पर। 5 और 2 में सी की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 5। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम परफॉर्म हो रहा है, तो मैक्सिमम कौन है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी। तो कैन वी से दिस, यहाँ देखो मैक्सिमम ऑफ माइनस इन्फिनिटी और वैल्यू निकली है यहाँ पर 5, सी की वैल्यू क्या आई है 5। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ऑब्वियसली 5 है, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट हो गई 5 आ गई। इज इट क्लियर नाउ। तो स्टेप 1 में सी की वैल्यू की निकली है अल्फा और बीटा की वैल्यू, और सी की वैल्यू निकल गई 5। अब सी से बी की ओर वापस जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है मिनिमम है, तो अब यहाँ पर गेम होगा मिनिमम का। तो अब वैल्यू किसकी अपडेट होगी, बीटा की, ना कि अल्फा की। अल्फा की यहाँ हो गई है, तो यहाँ बीटा की वैल्यू अपडेट होगी। तो 5 है अपने पास वैल्यू। ठीक है, तो 5 वही मिनिमम निकालो, मिनिमम ऑफ 5 इन्फिनिटी, बीटा के केस में तो वैल्यू निकल गई 5। तो अल्फा की वैल्यू तो वही रहेगी एज इट इज, तो माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो बी के केस में क्या आ गया फिलहाल, ये आ गया। ओके, एंड आपकी बी की वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट होगी, क्या हो गई 5 हो गई, राइट। अब आप बी से डी की ओर जाते हो, तो देखो यहाँ पर डी में निकला 10 और 8 का मैक्सिमम 10 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, देखो आप यहाँ से यहाँ डी की ओर ट्रेवर्स करते हो ना हमेशा, तो याद रखना पहले तो आप नीचे जाओगे तो आपकी ये वाली वैल्यू लेके चलोगे नीचे। तो ये वैल्यू मैं साथ में लेके चला, तो सपोज करिए माइनस इन्फिनिटी ही था, लेकिन यहाँ से वैल्यू मुझे मिली 10, तो 10 और उससे वही मैक्सिमम निकलेगा 10 और माइनस इन्फिनिटी में, तो अल्फा की वैल्यू बदल के हो गई 10 और बीटा की हो गई 5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा निकल जाती है तो नो फर्दर ट्रेवर्स, और आप इस चीज़ को छोड़ दोगे तो आपकी ये वाली जो ब्रांच है वो प्रोन हो जाएगी, हट जाएगी। गॉट इट। अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा निकल जाती है तो इस केस में तो इन्फिनिटी ज़्यादा था, ठीक है, और इस केस में भी, बट इस केस में उल्टा हुआ, तो ये नो ट्रेवर्स फर्दर। अब आप बी पर आ जाओ, बी पर क्या वैल्यू थी 5 और माइनस इन्फिनिटी, अपडेट नहीं होगी। अगर यहाँ ऐसा नहीं होता तो ऊपर आगे अपडेट होती वापस, लेकिन अपडेट नहीं हुई, इधर वैल्यू 5 की 5 रह गई। अब इधर क्या है, इधर है सर मैक्सिमम, क्या है सर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखो नीचे आओ, एक्शन सॉरी देख ही नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। बी की वैल्यू 5 है, आप बैक ट्रैप कर रहे हो, इस पर वैल्यू है मेरी ये वाली 5 और माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आया तो माइनस इन्फिनिटी और 5 में कंपेयर होगा तो 5 मेरा अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी फिर नीचे आ जाएगी, तो नीचे आएगी आपकी, तो अल्फा की वैल्यू 5, इधर 5 लिख सकते हैं अपन, ठीक है, इधर आ गया 5, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई और इसकी इन्फिनिटी। फिर नीचे आओ, एकदम नीचे जाना है ना अपन को, तो यहाँ 1 है, तो फिर इधर 5 और 1 में देखोगे मैक्सिमम तो 5 ही है, तो यहाँ से तो कुछ अपडेट हुआ नहीं, वापस बैक ट्रैक करने पर भी तो 5 का 5 रह गया और बीटा का बीटा रह गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ई के साथ में और भी तो चीज़ें जुड़ी हुई है ना, तो ई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जी और एच जुड़ा हुआ है, तो ये देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। तो अब इधर आओ, अल्फा की वैल्यू देखो 5 आई, बीटा की वैल्यू
इन्फिनिटी आई, 1 यहाँ से मेरे को मिल गया, तो ई नोड की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब यहाँ पर मिनिमम होता है, तो मिनिमम होता है बीटा की वैल्यू अपडेट होगी, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू 1। तो एट ई पॉइंट पर अल्फा बिलोंग्स टू बीटा, यानी कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है। तो इसके नीचे की जो नोड है उसको आपको कैलकुलेट करने की फिर ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर द डी के अंदर भी नीचे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्रूव्ड हो गया, आपका हट गया। तो अब बी के एक सेकेंड वापस अंडरस्टैंड करते हैं। तो ई की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है ही, बी की वैल्यू 5 है ही, और ए की वैल्यू मेरी 1 सेकेंड 5 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो वही इधर से 1 आया, अल्फा के अंदर चेंज करेगा, तो 5 और 1 में कौन सा मैक्सिमम है 5, तो एज इट इज़ वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसको एक और था पार्ट आई, तो आई पर सेम वैल्यू आ गई, फिर जे पर आए, जे पर 3 मिला, 3 पे ऊपर आए, ठीक है। तो वही इधर मिनिमम होता है, तो बीटा की वैल्यू अपडेट हुई, तो 3 आ गई, 3 आ गई, तो अल्फा 5 हो गया, बीटा 3 हो गया, एट द पोजिशन ऑफ आई, एट द पोजिशन ऑफ आई। अब इसके अंदर अल्फा बिलोंग्स टू बीटा है, तो इसके नीचे के जो फर्दर जे के बाद में के और एल थे उनको प्रूव कर दिया अपन ने, क्योंकि इस पॉइंट पर अपन को वो चीज़ मिल गई, तो आगे की 2 वो वैल्यू कट गई, उस ब्रांच में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ आप देखो, एज यू आर एबल टू सी, इधर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ओके। अब गेट बैक करोगे, तो वही अल्फा की वैल्यू अपडेट होती है, नोट द बीटा। तो इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 ही रहेगा। तो अब आप देखो इधर वैल्यू फाइनली क्या मिल गई, 5 मिल गई मेरे को, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिली गई, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू इज 5 जो मैं लेके आया हूँ यहाँ से, ओके। सो ये 5 कहाँ से आया, ये स्टार्टिंग फेज से आ गया था, अगर आप देखो तो ये यहाँ सी से आया था अपने। तो अपन कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू सी, दिस इज द पाथ एंड ए की वैल्यू फाइनली 5। दैट्स ऑल, डन गाइज, डन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। बायनेंशियल नेटवर्क क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अनसर्टेनिटी में, मेथड्स बताओ एग्जैक्ट बायनेंशियल नेटवर्क के अंदर। बायनेंशियल नेटवर्क कुछ भी नहीं है, आपके सेट ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे और उनके आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप्स है, जिनको अपन एक डीएजी डायग्राम जो होता है डायरेक्टली एसाइक्लिक ग्राफ, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, बायनेंशियल नेटवर्क होता है, जिसमें नोड्स हो गए आपकी रैंडम वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स, एजेस हो गए आपकी कंडीशनल डिपेंडेंसी। तो ईच नोड एसोसिएट करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल में, जिसके अंदर क्वांटिफाई करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ पेरेंट नोड ऑन द नोड इटसेल्फ, कि पेरेंट नोड का उस नोड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो होता है। That's all. So representation of uncertainty is by capturing the probability relationship between the variables. Okay. So like A implies करता है B के ऊपर, या A to B है, B to C है, कंडीशनल इंडिपेंडेंस है, या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लग रही है आपस में, लाइक आप दो उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट, सो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये। एग्जांपल है कि एक वायरल चल रहा है, फीवर या कफ, वायरल से फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि बी होने की, अगर नहीं है तो 0.1, 0.2 होने की 0.7, 0.8। अगर ए ट्रू है तो बी बी जो है आपका उसका वैल्यू आ जाएगा 0.8, अगर फॉल्स है तो फीवर की तरफ चल जाएगा और आपका यहाँ पर 0.1 ही प्रोबेबिलिटी है उसकी होने की। दिस इज योर सीपीटी, दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल performing exact inference into the Bayesian network. So inference is the process of calculating the posterior probability of the certain variables given the observed variable. So common methods होता है इनिशियलाइज करना, एविडेंस प्रोपेगेट करना एंड वेरिएबल एलिमिनेशन। तो ये गाइज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे टू लर्न। तो लाइक ए कोमा बी कोमा सी निकालना है, तो इसका डॉट इसके साथ तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, देन आपस में सम कर दो ए के केस में टू एलिमिनेट ए। ऐसे फिर नॉर्मलाइजेशन करना है आपके पास, जितने भी एलिमिनेट कर दिए बी के लिए, फिर बी के लिए भी सेम फॉर्मूला बना दिया, फिर सी के लिए बना दिया, तो आपस में एलिमिनेट करना है फॉर ऑल नॉन क्वेरी वेरिएबल। तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा इंक्वायरी रिजल्ट के अंदर, इस तरह से फाइनल आपको आंसर परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व गिवन द एविडेंस ऑफ बी, कि मेरे को खांसी हो रही है लेकिन चांस है कि बुखार भी हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया। एक्सप्लेन डिटेल में सुपरवाइज अनसुपरवाइज कुछ भी नहीं है यार, अपन पढ़ते आ रहे 2024 में सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन से भाई 5-7 क्वेश्चन तो डिट्टो आ गए यार, 23-24 के डिट्टो मिल रहे हैं।
सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इस काइंड ऑफ थिंग, एक मॉडल है जिसमें आपने इनपुट दिया और आप डिजायर्ड आउटपुट भी बता रहे हो कि इस इनपुट को देने से ऐसा आउटपुट आएगा, यानी कि ट्रेनिंग डेटा भी डाला है आपने, टेस्टिंग डेटा भी साथ में डाल दिया, उसमें बता दिया कि इस तरह का आउटपुट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है उसी स्ट्रक्चर में, उसी जो आपने पैटर्न बताया उसमें। दैट इज योर सुपरवाइज्ड लेबल डेटा, और मेंटरशिप में हो रहा है काम। अनसुपरवाइज, जहाँ लेवल डेटा नहीं है, आपने डिजायर्ड आउटपुट नहीं बताया, यहाँ से इनपुट दिया, अब देखो क्या आता है वहां से। सो अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है अनडिजायर्ड के अंदर, सॉरी अनसुपरवाइज्ड में। ऐसे सेमी सुपरवाइज दोनों को यूज करके बनाते हैं। जो रीइंफोर्समेंट होता है, जो आपका एनवायरमेंट से सीख रहा है एजेंट, ठीक है, फिर उसको कुछ फीडबैक मिलता है, बोले कि भाई इसको ऐसे करते हैं, गलतियों से सीखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो सीख रहा है बंदा। दैट इज योर रीइंफोर्समेंट, री कर रहा है बात, बार बार में रीइंफोर्समेंट हो रहा है। सो दिस इज योर सुपरवाइज लर्निंग, ट्रेनिंग, गोल, एरर करेक्शन एंड डिपेंडेंसी की बात हो गई। एंड टाइप्स की इसमें दो तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन होते हैं, ठीक है, जो आपके डिस्क्रीट क्लास वैल्यूज के लिए क्लासिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए रिग्रेशन। लाइक आपकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू निकालनी है, हाउस की प्राइस निकालनी है, टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है, ये सब। एंड क्लासिफिकेशन के अंदर स्पैम डिटेक्शन हो गया, इमेज का रिकग्निशन हो गया। सो सुपरवाइज लर्निंग का क्लासिफिकेशन लाइक दिस, स्पैम है कि नहीं है, ये क्लासिफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। मैथमेटिकल फॉर्मूला लाइक दिस, वी कैन से दिस। अनसुपरवाइज में चलते हैं, यहाँ पर अनलेबल डेटा होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, ट्रेनिंग डेटा, गोल, एक्सप्लोरेटरी, डिपेंडेंसी, सिंपल थिंग्स। इसमें क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन इन द सेंस कि आपको किसी भी पोर्शन के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं। लाइक अगर कोई बंदा ब्रेड खरीद रहा है तो चांस है कि वो बटर भी खरीद के जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर कोई बंदा अंडे खरीद रहा है तो साथ में ब्रेड खरीद सकता है। सो दैट इज योर एसोसिएशंस। तो क्लस्टरिंग की बात करें तो ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक रिकमेंडेशन। कोई मूवी आप देख रहे हो तो आपको चांस है कि उसी मोबाइल में दोबारा फोन चलाने पर उस तरह की मूवीज आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपन वहां पे क्लस्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं। सो या दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला by which we can calculate this is supervised unsupervised differentiate we can do easily। लाइक इनपुट दिया, आउटपुट दिया, लर्निंग मॉडल को प्रेडिक्शन आ गया, इनपुट दिया लर्निंग मॉडल को, क्लस्टरिंग पैटर्न या एसोसिएशंस आ गए। ये एग्जांपल्स है फेशियल के लिए, कस्टमर सेगमेंटेशन, दैट्स ऑल। व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द एनएलपी आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। सो एनएलपी का अपन सर्च करते हैं, फिर एक्सपर्ट सिस्टम देखते हैं। तो एनएलपी इज समथिंग एनएलपी इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज विच इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मशीनें उसको अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और जनरेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज, ताकि इंसान को लगे कि ह्यूमन बात कर रहे हैं और अपन अच्छे से रोबोट मशीनों से इंटरेक्ट कर सके। तो एक ह्यूमन और कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, तो उस तरह से अपन एनएलपी को यूज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परफॉर्म किया जाता है, लाइक चैटबॉट में सीरी से बात करते हो, एलेक्सा से बात करते हो, मशीन ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट करते हो, स्पीच का रिकग्निशन करते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस या टेक्स्ट का समराइजेशन करते हो, दैट्स ऑल। तो इसकी प्रोसेस होती है, सबसे पहले टेक्स्ट का प्रोसेसिंग करते हैं, किसी भी वर्ड को, वर्ड्स किसी भी सेंटेंस को एक एक वर्ड यानी टोकनाइज किया जाता है उसको, फिर उसको लोअर केस में करते हैं, फिर स्टॉप वर्ड्स को हटा देते हैं, इज द, इन सबको हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, फिर स्टेमिंग करते हो, फिर लेमेटाइजेशन होता है लाइक दिस, फिर पंक्चुएशन रिमूव होता है, फिर हैंडल की जाती है मिसिंग वैल्यूज को। फिर सिंथेटिक होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, आपको डिफाइन करते हो कि कौन सी नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ये सब डाला जाता है। सिंथेटिक एनालिसिस होता है। फिर सिमेंटिक मीनिंग्स क्या होता है भाई, एक्चुअल मीनिंग, जैसे लाइक बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो ये पर्सन था, ये एक कंट्री है, लोकेशन है। सो लाइक जोन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट द मिल्क, तो इनको पता है ही कौन है भाई, जोन है, तो ही कैसे पता चला अपन को, पिछले वाले इसमें परफॉर्म करने से नाउन प्रोनाउन ये सब पता चले। और यहाँ से अपन को सिमेंटिक मीनिंग पता चल रहा है कि भाई वो साहिल इज अ गुड वर्ड, तो साहिल है क्या भाई, पर्सन है ना, क्या है, दैट्स द थिंग। डिस्कोर्स का होता है कि आप उसको स्ट्रक्चरल वे में लेके आओ एंड उसके फ्लो ऑफ मीनिंग को सेंटेंस में फ्लो करवाओ। लिंकिंग करना यानी कि प्रोनाउन टू करेक्ट नाउन फ्रेजेस आप पढ़े होंगे एग्जाम में बचपन में। प्रेगमेटिक एनालिसिस, इट इज समथिंग लाइक, आपने उन्हें पूछा क्वेश्चन की कैन यू ओपन द विंडो, तो आपने रिक्वेस्ट करी है या जस्ट ए रिक्वेस्ट, नॉट जस्ट ए क्वेश्चन। तो ये आप पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग टाइप में, किस वे में बात हो रही है, किस टोन में बात हो रही है, वो आपका इसमें एनालिसिस होता है। तो देखो आप फिल्टर करते जा रहे हो, हर एक चीज टेक्स्ट निकल रहा है, फिर सिंथेटिक कर रहे हो, सिमेंटिक कर रहे हो, फिर डिस्कोर्स, फिर फ्रैगमेंट, फिर टेक्स्ट जनरेशन एंड सिंथेसिस किया जा रहा है, लाइक जनरेट करते ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को, फिर आदमी देखते हैं यस ये तो हमारी तरह बात करता है भाई।
इश्यूज इसके अंदर थोड़ी थोड़ी है, लाइक एम्बिग्यूटी है, कॉन्टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटे छोटे जो ये स्टेप्स हैं इन्हीं में कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं को इश्यूज बना के यहाँ शो किया गया है। एप्लीकेशन आपको पता ही है कहाँ यूज करते हैं अपन यार। और फ्यूचर के अंदर स्कोप ये मल्टीलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना सीमलेसली। जैसे कि आप बोल रहे हो इंग्लिश में, उधर चाइनीज कोई बंदा है जिसे आपका कस्टमर उसको चाइनीज में सुनाई दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज हो गई एनएलपी। ओके, तो चीजें आसान हो जाएगा, बिजनेस आसान हो जाएगा। जीरो शॉट लर्निंग आप देख लियो, अंडरस्टैंडिंग न्यू टास्क विदाउट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जो सिमुलेट करता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्ट। इट यूजेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय द रीजनिंग थ्रू द नॉलेज। उसको एक नॉलेज बेस दे दिया जाता है, देखो यहाँ डायग्राम गिवन है। यूजर इंटरफेस आई, इंटरफेस इंजन के पास गया, एक्सप्लेनेशन फैक्ट्री से एक्सप्लेन करवाया, नॉलेज बेस में आया, नॉलेज को बोला भाई नॉलेज देखो, एक्सपर्ट सिस्टम बोला इस तरह की नॉलेज लेके जा तू, और फिर इसके ऊपर रीजनिंग करता है, फिर यूजर को वापस प्रोवाइड करता है। तो 5 चीजें इसके अंदर। नॉलेज बेस होता है जिसमें नॉलेज बढ़ी है, इन्फेरेंस इंजन जिससे इंटरेक्ट करता है यूजर, यूजर की इंटरफेस है ये, एक्सप्लेनेशन का सिस्टम होता है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन एंड ऑल, ताकि ह्यूमन लाइक एक्टिव में आपको सुनाई दे वो चीजें और देखी जाए, आपको लगेगा ह्यूमन ही बात कर रहा है। एंड ह्यूमन एक्विजिशन मॉड्यूल्स होते हैं। तो फ्लो ऐसा है कि यूजर क्वेरी दी जाती है, फिर इन्फेरेंस इंजन प्रोसेस करता है, फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर है ना रिक्वायर्ड होता है तो उसके अंदर क्लैरिटी होती है फॉर डिसीजन के लिए, फिर नॉलेज को अपडेट किया जाता है मॉडल्स में आके, एंड फिर फाइनली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। दिस इज द सेम थिंग हियर एज वेल। कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यू कैन सी, लाइक आप नॉलेज बेस है, आपका हार्ट ऑफ द सिस्टम है मेन कोर रेपोजिटरी जिसके अंदर सारी नॉलेज होना जरूरी है, करेक्ट वो भी। डिसीजन लेने के लिए ब्रेन की जरूरत होती है, दैट इज योर इन्फेरेंस इंजन। एक ब्रिज है, दरवाजे आपका रोड है सिस्टम और यूजर के बीच में, दैट इज योर यूजर इंटरफेस। ओके, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, लाइक मेडिकल क्रिटिकल फील्ड्स लाइक फाइनेंस लो, इसके अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। नॉलेज एक्विजिशन मॉड्यूल हो गया जो कीपिंग करता है सिस्टम को अप टू डेट, कि कोई नॉलेज पेंडिंग है तो उसको अपडेट कर दो। तो ऐसी एपीआई आप ला के रख देते हो कि गूगल से वो फेच करके लेके आ रही डेटा, तो जैसे वहां गूगल पे कोई चीज चेंज हो रही है तो आपके इसमें सिस्टम में चेंज हो रहा है। Yeah, that's all. Oh my God, we have done great. Thank you so much, guys. सब्सक्राइब करो इंजीनियर साइल का ज्ञान, शेयर विथ योर जूनियर्स एज वेल, ताकि वो भी पढ़े एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ सके। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय। मजा आ रहा है यार ऐसे देखो लकी टिकटने में। थैंक यू, बाय बाय।